सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह के ठीक 6 बजे हैं। शहर की एक शांत कॉलोनी में बने 2 मंजिला मकान से चाय की सूंधी खुशबू आ रही है। ये घर है वर्मा परिवार का। रिया की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। वो एक बड़ी आईटी कंपनी में टीम लीड है और उसकी सास सावित्री देवी एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल है। लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल और सास का कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक होता है और रिया के दिल में भी यही डर था। रिया किचन में खड़ी होकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि आज उसकी ऑफिस में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है। ओहो, ये पोहा अभी तक पका क्यों नहीं? और ऊपर से ये टिफिन भी पैक करना है। मम्मी जी आती ही होंगी, पता नहीं आज क्या कहेंगी। कल रात को भी बर्तन ढंग से साफ नहीं हुए थे, उस पे भी टोक रही थी। तभी किचन के दरवाजे पर सावित्री देवी आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके चश्मे के पीछे से उनकी गंभीर आंखें रिया को देख रही हैं। रिया, ये पोहा बनाने का कौन सा तरीका है? राई और प्याज जिस तरह से तुमने बड़े बड़े काटे हैं, मुझे तो लगता है कि तुम पोहा नहीं, प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी जी, वो एक्चुअली आज मेरी सुबह 9 बजे शहर के सबसे बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए थोड़ा जल्दी में सब गड़बड़ हो गया। जल्दी का मतलब ये नहीं कि तुम खाने का स्वाद और सेहत दोनों खराब कर दो। छोड़ो इसे, पीछे हटो और ये जो चाय छानी है, इसे लेकर पहले आराम से बैठो और पियो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि जागने के बाद से तुमने अभी तक ठीक से सांस भी नहीं ली। रिया को लगा कि शायद आज फिर डांट पड़ेगी और उसका दिन खराब हो जाएगा, लेकिन सावित्री देवी ने बेलन और कड़ाही अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अगले 10 मिनट में न सिर्फ पोहे को ठीक किया बल्कि रिया का टिफिन भी करीने से पैक कर दिया। रिया हैरान खड़ी अपनी सख्त दिखने वाली सास को देख रही थी, जिनके हाथों में ममता थी। शाम के 7:30 बज चुके हैं। रिया पूरे दिन के काम के बाद थकी हारी घर लौटती है। उसका लैपटॉप बैग भारी है और दिमाग पर काम का तनाव। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में कदम रखती है, वो देखती है कि घर पर कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। सावित्री देवी की जेठानी और उनकी बेटी। नमस्ते ताई जी। वो ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था और रास्ते में ट्रैफिक। अरे सावित्री, तुम्हारी बहू तो बड़े साहबों की तरह आती है। रात के 8 बजने को हैं। अब ये खाना कब बनाएगी, कब सबको खिलाएगी और तुम कब खाओगी? हमारे जमाने में तो सूरज डूबने से पहले रसोई का सारा काम खत्म हो जाता था। हाँ, आजकल की लड़कियों के पास बहानों की कोई कमी थोड़ी होती है। काम धाम तो बस नाम का है, असली मकसद तो बड़े बड़े बैग टांगकर बाहर घूमना है। में आंसू आ गए। उसे लगा कि रोज की इस भागदौड़ और तानों के बीच वो पिस जाएगी। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसे लगा कि अब सावित्री देवी भी जेठानी जी की बातों में आकर उसे ही सुनाएंगी, लेकिन तभी सावित्री देवी की कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जेठानी जी, जमाना बदल गया है और घर चलाने के तरीके भी। रिया बाहर घूमने नहीं, इस घर की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने जाती है। और रही बात रात के खाने की, तो मेरी रसोई के दरवाजे पर सिर्फ रिया का नाम नहीं लिखा है। हम दोनों मिलकर आधे घंटे में खाना तैयार कर लेंगे। आप मेहमान हैं, आराम कीजिए। जेठानी जी का मुंह खुला का खुला रह गया। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रिया ने जब ये सुना तो उसके दिल पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सास उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। वक्त बीतता गया। 2 महीने और गुजर गए। एक दिन रिया के ऑफिस से खबर आई कि उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 हफ्तों के लिए विदेश लंदन जाना होगा। ये रिया के करियर का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। पुराने ख्यालात के परिवारों में बहू का अकेले विदेश जाना आज भी आसान नहीं माना जाता। रात को खाने की मेज पर रिया ने ये बात बहुत दबी आवाज में रखी। मम्मी जी, वो ऑफिस में एक बात हुई है। मुझे 3 हफ्तों के लिए लंदन जाना पड़ सकता है, पर अगर आपको और पापा को ठीक ना लगे तो मैं मना कर दूंगी। करियर तो बाद में भी संभल जाएगा। इतनी पढ़ाई लिखाई और दिन रात मेहनत किस लिए की है तुमने? क्या इसलिए कि जब ऊंची उड़ान भरने का मौका आए तो तुम घर और समाज के डर से अपने पंख काट? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। पर घर का काम, आपके घुटनों का दर्द और फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे कि शादी के 4 महीने बाद ही बहू को अकेले विदेश भेज दिया। रिश्तेदारों का काम है कहना और मेरा काम है तुम्हारी उड़ान को हवा देना। जब मैं अपने ज़माने में प्रिंसिपल बनी थी, तब मेरे ससुराल वालों ने भी यही कहा था कि औरत का असली काम सिर्फ चौका बर्तन है। अगर उस दिन मैंने उनकी बात मानकर घुटने टेक दिए होते तो आज मैं आत्मनिर्भर नहीं होती। तुम बेफिक्र होकर जाओ और बहुत अच्छे से अपना काम करके आओ। ये घर और रसोई संभालने के लिए तुम्हारी सास अभी जिंदा है। रिया की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने आगे बढ़कर सावित्री देवी के पैर छुए। सावित्री देवी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। ये सिर्फ एक सास और बहू का मिलन नहीं था, ये 2 अलग पीढ़ियों की समझदारी और आत्मसम्मान का एक खूबसूरत मेल था। 3 हफ्ते पलक झपकते ही बीत गए। रिया लंदन से अपना प्रोजेक्ट बेहद कामयाबी से पूरा करके लौट आई।
जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि पूरा घर किसी त्योहार की तरह सजा हुआ था। सावित्री देवी दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थीं। रिया ने आते ही अपनी सास के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। मम्मी जी, ये शॉल आपके लिए है और ये डायरी, इसमें मैंने आपके उन सभी नुस्खों, कहानियों और सीख को लिखना शुरू किया है जो आपने इन कुछ महीनों में मुझे सिखाई हैं। मेरे लिए आप सिर्फ मेरी सास नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गाइड और मेंटर हैं। और मेरे लिए तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो रिया, तुम मेरी वो बेटी हो जिसे भगवान ने मुझे थोड़ा देर से दिया, लेकिन बिल्कुल सही दिया। लोग कहते हैं सास बहू का रिश्ता एक कड़वाहट है, पर हमने साबित कर दिया कि अगर थोड़ा ताल मेल, थोड़ा सम्मान और थोड़ी समझदारी हो तो ये रिश्ता दुनिया की किसी भी दोस्ती से बढ़कर हो सकता है। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किचन की तरफ बढ़ गईं। इस बार कोई किसी की परीक्षा लेने नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी की एक नई और खूबसूरत रसोई सजाने। घर में अब कोई तनाव नहीं था, बल्कि दो मजबूत और समझदार औरतों के आपसी सम्मान की महक थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, बदलाव की शुरुआत दोनों तरफ से होती है। जब एक सास अपनी ढीठता छोड़कर माँ बनती है, तो एक बहू भी अपनी झिझक मिटाकर अपने आप बेटी बन जाती है।